आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कारक प्रकरण में सप्तमी विभक्ति प्रारंभ की है। सप्तमी का जो पहला सूत्र था आधारोधिकरणम, उसका हमने कल पाठ कर लिया, अध्ययन कर लिया। आज उसके आगे चलते हैं। अगला सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे च। सप्तमी अधिकरणे च, यदि इसका विग्रह करेंगे तो यह बनेगा। स्पष्ट है सूत्र से ही, अधिकरण कारक अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। पहले क्या कहा गया? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम मतलब क्रिया का आधार क्या है। क्रिया दो उसमें होती है, दो, या तो कर्ता में होती है या कर्म में होती है। कर्ता में कैसे होती है? जैसे मैं कहूँ कि मैं बैठता हूँ, तो क्रिया जो है बैठना क्रिया मुझ में हो रही है। और मैं चावल पकाता हूँ, तो ये पकाने की क्रिया मुझ में न होकर चावल में हो रही है। तो क्रिया, जबकि चावल क्या है? कर्म है। मैं करता है, चावल कर्म है। तो कहा गया कि जो क्रिया का आधार कर्ता है या कर्म है, तो उस कर्ता का आधार या कर्म का आधार जो है वह अधिकरण होता है। सरल भाषा में ये कहें कि कर्ता और कर्म का जो आधार होता है वह अधिकरण होता है। हिंदी में हम पढ़ते आए बचपन से कि पेड़ पर पक्षी है, तो पक्षी जो है वह कर्ता है, होना क्रिया जो है वह है, वह पक्षी में हो रहा है। और वह पक्षी कहाँ है? वह पक्षी है वृक्ष पर। तो होना रूपी क्रिया जो है वो पक्षी के माध्यम से वृक्ष पर हो रही है। आधार उसका क्या हो गया? वृक्ष हो गया। तो वृक्ष को हम कहते हैं कि वो अधिकरण है। करा के बोल। हाँ, तो यह हमने देखा कि करण शक्ति। अच्छा, ठीक है। करना भी वो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो यह कहा गया कि जो कर्ता है उसका जो आधार है और जो कर्म है उसका जो आधार है, दोनों में दोनों की अधिकरण संज्ञा होती है। तो सप्तमी अधिकरणे च, अधिकरण कारक अर्थ में सप्तमी। अब चूंकि वह अधिकरण हो गया, इसलिए उसमें अगला सूत्र यही जो हम पढ़ रहे हैं, यह सूत्र कहता है कि उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। जो भी अधिकरण होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। तो उदाहरण क्या है इसका? कटे आस्ते। कटे आस्ते, यहाँ अगर इसकी आपको हिंदी बताएं तो शायद और सरल होगा। कटे आस्ते मतलब, कट मतलब चटाई और आस्ते मतलब बैठता है। तो कटे आस्ते मतलब चटाई पर बैठता है। यहाँ बैठता है जो है आस्ते, आस्ते जो है वह किस में घट रहा है? कर्ता में। बैठने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। तो मान लीजिए रामा कटे आस्ते, श्यामा कटे आस्ते, किसी के लिए भी कह सकते हैं। आस्ते रूपी जो क्रिया है वह किस में हो रही है? उस कर्ता में। बैठना रूपी जो क्रिया है वह उस कर्ता में हो रही है। और वह कर्ता, उस कर्ता का आधार क्या है? तो चटाई। चटाई पर ही बैठता है ना, तो उस कर्ता का आधार हो गया चटाई, कट, कटम। तो अब यह जो कटम है, यह इसकी आधारोधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। यानी कट को अब क्या कहा जाएगा? अधिकरण। फिर से समझिए इसको। क्रिया जो है आस्ते, बैठता है, वह किसमें है? वह किसमें है? कर्ता में।
और कर्ता जो है वह कहाँ बैठता है? कट पर, चटाई पर। तो क्रिया का आधार कर्ता और कर्ता का आधार कट, चटाई। तो क्रिया का आधार वास्तव में क्या हो गया? क्रिया का आधार भी वह कट हो गया, क्योंकि परंपरिया कहते हैं इसको। क्रिया कर्ता में है और कर्ता कहाँ बैठ रहा है? कट पर। तो इसलिए क्रिया भी कहाँ हो रही है? कट पर। क्रिया का आधार भी कट ही हो गया। तो क्रिया का आधार कट हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि कट का कि आधारोधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा होगी, अधिकरण। अब यहाँ जब अधिकरण संज्ञा हो गई तब अब यह सूत्र प्रारंभ, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यह सूत्र यहाँ से लागू होता है सप्तम्य अधिकरणे। अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। अधिकरण कारक में क्या होती है? सप्तमी होती है। तो उदाहरण क्या हो गया? कटे आस्ते, कटे आस्ते। अब इसका एक दूसरा उदाहरण है स्थाल्याम पचति। थाली में पकाता है। थाली से यहाँ पतीली अर्थ है। पतीली में पकाते हैं ना, खाना, चावल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं। तो स्थाल्याम पचति। अब ये जो पचती है, पकाता है, भोजन पकाता है, तो इसमें पचती जो है वह कहाँ है? कर्ता में है क्या? नहीं। पकाने का काम किसका हो रहा है? तो मान लीजिए चावल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ओदन जो है वह चावल जो है वह भात उसको पकाता है। कौन पकाता है? कर्ता। कोई भी हो सकता है, राम श्याम मोहन, कोई भी हो सकता है। तो क्या कहा? स्थाल्याम पचति, पतीली में पकाता है। तो पकाने का संबंध किससे? पकाने का आधार कौन हुआ? ओदन, भात। भात में पकाने की प्रक्रिया चल रही है। और वह ओदन कहाँ है? वह ओदन है पतीली में, स्थाली में। स्थाली कहते हैं इसको। ओदन किस में है? स्थाली में, यानी कि पतीली में। तो अब क्रिया तो हो गई भात में, ओदन में। पचती क्रिया किस में हो गई? ओदन में, यानी भात में। और वह भात किस में है? वह भात है पतीली में, स्थाल्याम, स्थाली में। तो उक्त सूत्र से नहीं, आधारोधिकरणम सूत्र से, आधारोधिकरणम सूत्र से, आधारोधिकरणम सूत्र से स्थाली की अधिकरण संज्ञा हो। आधारोधिकरणम जो आधार है वह अधिकरण है। और यह जो सूत्र अभी हम पढ़ रहे हैं सप्तम्य अधिकरणे, इस सूत्र से अधिकरण में सप्तमी आएगी। और अब क्या बन जाएगा? स्थाली का नदी के समान रूप चलेगा, नद्याम। उसी तरह से स्थाल्याम, स्थाल्याम पचती। स्थाली, हिंदी में उसको थाली कह देते हैं, पतीली के लिए भी संस्कृत में स्थाली शब्द ही है। तो पतीली में भात पकाता है। तो यही इसका स्थाल्याम पचते। एक वचन में सप्तमी, एक वचन में स्थाल्याम होगा, इसलिए यहाँ स्थाल्याम है। तो यह हो गया आपका सप्तम्य अधिकरणे। और अब इसके बाद जो अगला सूत्र है वह है यस्य च भावेन भावलक्षणम। यस्य च भावेन भावलक्षणम में क्या कहा गया कि एक क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित हो, उससे सप्तमी विभक्ति आती है। एक क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित हो, उससे सप्तमी विभक्ति आती है। एक क्रिया कौन सी? मान लीजिए कोई एक क्रिया है जो हमें ज्ञात है और दूसरी क्रिया हमें ज्ञात नहीं है। पहली क्रिया तो हमें ज्ञात है लेकिन दूसरी क्रिया ज्ञात नहीं है। आप गांव में चले जाइए और कहीं चले जाइए, पूछिए कि इस बच्चे का जन्म कब हुआ था, तो क्या कहेंगे? अरे उस साल नदी में बहुत बाढ़ आई थी, बहुत तेज आंधी चली थी, उस साल जो है सारे जान अकाल पड़ गया था।
गाय जो थी वो बड़े जोरों से रंभा रही थी। उस समय तिथि मालूम नहीं होती, समय मालूम नहीं होता, तो इसी तरह से काम चला लेते हैं। तो इसी को यहाँ बताया क्या कि एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया ज्ञात होती है तो पहली जो क्रिया है जो जानी हुई है उसमें सप्तमी होती है। उसमें क्या होती है? सप्तमी होती है। जैसे उदाहरण दिया कि मान लीजिए गाय, कहा कि वो कब गया, तो कहा जब गाय दूही जा रही थी तब गया। समय नहीं पता, 8:30 बजे गया, 9 बजे गया, 11 बजे गया, कुछ समय नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उस समय गाय दूही जा रही थी। तो क्या कहा कि गोषु दुह्यमानासु गतः। गाय जब दुह्यमान थी, दूही जा रही थी, तब वह गया। गोषु दुह्यमानासु गतः। अब इसमें दुह्यमान जो माना जो गाय है, जो दूही जा रही है, उसका समय तो ज्ञात है कि प्रातःकाल गाय दूही जा रही थी या सायंकाल गाय दूही जा रही थी, जो भी रहा हो वह तो ज्ञात है, लेकिन वो जो गया वह समय ज्ञात नहीं है। तो अब पहली जो क्रिया थी, गाय को दूहे जाने की क्रिया जो थी, उसके का बल पर ही उसका समय ज्ञात हुआ। किसका? जो गया करता, गतः। गोषु दुह्यमानासु, गायों के दूहे जाते समय वह गया। तो इसमें प्राप्त जानकारी किसकी है? गाय के दूहे जाने की। तो यस्य च भावेन, जिस क्रिया के द्वारा भाव लक्षणम, दूसरी क्रिया का लक्षण प्राप्त हो जाता है, समय प्राप्त हो जाता है, और भी कोई दूसरी जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। यही इस सूत्र ने कहा कि एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का संसूचन होता है, उसका विज्ञापन होता है, उसकी जानकारी मिलती। तो क्या कहा कि गोषु दुह्यमानासु, गाय जब दूही जा रही थी तब वह गया। देखिए कितना मतलब कितनी महीनी से व्याकरण में पकड़ी है बात को पाणिनि ने। ये हमारे गांव घर में अक्सर देखी जाने वाली बात। आप किसी का घर पूछें तो क्या कहेगा? फलां के घर के बगल में है। अब आप फलां को भी नहीं जानते। मान लीजिए आपने पूछा राम प्रसाद का घर कहाँ है, तो वो सामने वाला क्या कहेगा? श्याम नंदन के घर के बगल में। अब ना आप राम प्रसाद को जानते ना श्याम नंदन को जानते, लेकिन श्याम नंदन का घर ज़्यादा जानकारी में है लोगों के, इसलिए कहा गया कि श्याम नंदन के घर के बगल में। आपको जब किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो कहता है देखिए वो जो फला मंदिर है उसके पास है। आप उस मंदिर को भी नहीं जानते, लेकिन उस मंदिर के सहारे सहारे आप उस घर तक चले जाते हैं, पूछ पूछ कर कि फला मंदिर कहाँ है, फला मंदिर कहाँ है। वो मंदिर सबको ज्ञात होता है। इसको कहते हैं प्रसिद्ध। जिसको सब जानते हैं उसको कहते हैं प्रसिद्ध, और जिसको नहीं जानते हैं उसको कहते हैं अप्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध से जब अप्रसिद्ध की जानकारी होती है, प्रसिद्ध क्रिया से जब अप्रसिद्ध क्रिया की जानकारी होती है, तो जो प्रसिद्ध क्रिया होती है यानी जिसके बारे में जानते हैं उससे सप्तमी आती है। वही यहाँ कहा गया गोषु दुह्यमानासु। प्रसिद्ध क्या हो गया? दुह्यमाना गाय। तो क्यों प्रसिद्ध हो गया कि सामान्यतया हम ये समझते हैं कि गाय सुबह सुबह उठ के ग्वाला जो है दूध लेता है 6 बजे 7 बजे। 6 बजे तो बहुत देर हो जाती है, 5 बजे के आसपास वो दूध लेता है गायों। तो एक मोटा मोटी जानकारी हो गई कि 5 बजे के आसपास गाय को दूहता है, तो 5 बजे के आसपास वो गया होगा। तो इस तरह से गोषु दुह्यमानासु गतः, गायों के दुहे जाते समय वह गया। इस तरह से हम यह देखते हैं कि
एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का पता चल जाता है। तो आज इतना ही, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।